Hello and welcome to Krishna classes. In this chapter we will study about how changes keep happening on Earth. अर्थ के अंदर होने वाले चेंजेस की वजह से वॉल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं. अर्थ की सरफेस पर वेदरिंग और इरोजन की वजह से और विंड वाटर और आइस के कारण चेंजेस होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज फिनोमेना इन डिटेल. अर्थ की क्रस्ट कई छोटी और कुछ बड़ी और इरेगुलर शेप की प्लेट्स में या स्लैब्स में डिवाइडेड है. इन प्लेट्स के ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं. इन प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है. ये प्लेट्स हर साल धीरे धीरे कुछ मिलीमीटर मूव करती हैं और लिथोस्फेरिक प्लेट्स का ये मूवमेंट धरती के अंदर मॉल्टन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से होता है. मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर सर्कुलर तरीके से यानी गोल गोल घूमता है. लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से अर्थ की सरफेस पर चेंजेस होते हैं. ये मूवमेंट्स दो टाइप के फोर्सेस की वजह से होते हैं. जो फोर्सेस अर्थ के भीतर काम करते हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और जो फोर्सेस धरती की सरफेस पर काम करते हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी अचानक मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और तब इन मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो या फिर लैंडस्लाइड्स होती हैं. अर्थ के अंदर होने वाले स्लो मूवमेंट्स को डायस्ट्रोफिक मूवमेंट कहते हैं और ऐसे स्लो मूवमेंट्स की वजह से माउंटेन्स बनते हैं. अर्थ की सरफेस पर एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से इरोजन होता है या फिर डिपोजिशन होता है. River, wind, sea waves and glaciers play a very important part in it. वॉल्केनो अर्थ की क्रस्ट में या अर्थ की टॉप लेयर में एक ओपनिंग है जिसमें से पिघला हुआ मटेरियल या मॉल्टन मटेरियल अचानक निकल के बाहर आता है. यहाँ पर हम क्रेटर को देख सकते हैं. दिस इज द वेंट और यहाँ पर हमें लावा निकल के बहता हुआ दिखाई दे रहा है. Here we can see gases and ashes coming out of the vent. Here of course we can see the magma chamber. ये क्रस्ट है और उसके नीचे अगली लेयर मेंटल दिखाई पड़ रही है. जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस वाइब्रेट करती है या हिलती है और ये वाइब्रेशन अर्थ में चारों ओर फैल सकते हैं. इन्हीं वाइब्रेशंस को तो अर्थक्वेक कहते हैं. अर्थ के क्रस्ट या टॉप लेयर में जहां पर ये मूवमेंट शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं और सरफेस पर फोकस के ठीक ऊपर जो जगह होती है उसे एपिसेंटर कहते हैं. वाइब्रेशंस एपिसेंटर से बाहर वेव्स की तरह फैलते हैं. सबसे ज्यादा नुकसान एपिसेंटर के पास वाली जगहों पर होता है और अर्थक्वेक के सेंटर से जो जगह जितनी ज्यादा दूर होती जाती हैं वहां पर अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटती जाती है. There are three types of earthquake waves: P waves or longitudinal waves, S waves or transverse waves, and L waves or surface waves. Generally लोग earthquake को animal behavior को स्टडी करके प्रिडिक्ट करते हैं. पॉन्ड्स में फिश परेशान होने लगे या फिर सांप बाहर निकलने लगे तो ये मानते हैं कि earthquake आने वाला है. earthquake को सेस्मोग्राफ नाम की मशीन से मेजर करते हैं और इसे रिक्टर स्केल पर नापा जाता है. 2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत कम फील होता है जबकि 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से चीजों के गिरने से बहुत डैमेज हो सकता है. A 6 और हायर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इज कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग और अगर रिक्टर स्केल पर 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है दैट अर्थक्वेक इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक. अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस. अर्थक्वेक कहीं पर भी कभी भी आ सकता है. अर्थक्वेक आने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के नीचे छुप सकते हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें जैसे कि किचन काउंटर, टेबल या डेस्क. नंबर 2, वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम फायरप्लेसेस, चिमनीज या फिर विंडोज जिनके टूटने से हमें चोट लग सकती है. थर्ड, बी प्रिपेयर्ड. हमें अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को डिजास्टर्स के बारे में बताना चाहिए ताकि हम किसी भी डिजास्टर को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें. अर्थ की सरफेस पर जब रॉक्स टूटती हैं तो उसे वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग इज द ब्रेकअप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. इन द सेम वे जब वाटर, विंड और आइस से लैंडस्केप धीरे धीरे कटता जाता है तो उसे इरोजन कहते हैं. इरोजन इज द कटिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय वाटर, विंड एंड आइस.
The eroded material is taken away by water and wind and later gets deposited. In these pictures, we can see landforms made by weathering and erosion. Work of a river. The running water in the river erodes. Erodes means slowly cuts the landscape. कई बार रिवर बहुत ऊपर से सीधा बहुत हार्ड रॉक्स के ऊपर गिरती है या फिर वैली में बहुत ऊंचाई से गिरती है, तब वो वाटरफॉल बनाती है. दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल वेनेजुएला में है and its name is Angel Falls and here we can see it. जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है तो वो ट्विस्ट और टर्न करती है, यानी घूमते हुए जाती है और लार्ज बेंड बनाती है जिन्हें मिएंडर कहते हैं. मिएंडर की साइड्स में कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से मिएंडर के छोर पास और पास आते जाते हैं. टाइम के साथ मिएंडर लूप रिवर से कट जाता है और वो एक कट ऑफ लेक बना लेता है जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं. कई बार रिवर अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है, यानी नदी में बाढ़ आ जाती है और आसपास के पूरे एरिया में फ्लडिंग हो जाती है. जब फ्लडिंग होती है तो बहुत फाइन सॉइल और दूसरे मटेरियल्स या सेडिमेंट्स रिवर बैंक के चारों ओर जमा हो जाते हैं. इस तरह एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन तैयार हो जाता है. रिवर के रेज्ड बैंक्स या उठे हुए किनारे लेवीज कहलाते हैं. जब रिवर समुद्र के पास आती है तो पानी की रफ्तार कम हो जाती है और रिवर छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. रिवर इतनी स्लो हो जाती है कि वो जो लोड अपने साथ लेकर आई होती है, जैसे मिट्टी या मिनरल्स, उन्हें धीरे धीरे वहीं पर छोड़ने लगती है. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ. सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज के माध्यम से जो सेडिमेंट कलेक्ट होता है वो एक डेल्टा फॉर्म करता है. वर्क ऑफ सी वेव्स. सी वेव्स के इरोजन या डिपोजिशन की वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं. सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. सी वेव्स के लगातार टकराने की वजह से रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. धीरे धीरे टाइम के साथ क्रैक्स बड़े और बड़े हो जाते हैं और फिर रॉक्स में केव्स बन जाती हैं. इन केव्स को सी केव्स कहते हैं. केव्स जब बड़ी और बड़ी होती जाती हैं तो फिर बाद में केव्स की सिर्फ रूफ ही रह जाती है और इस तरह से सी आर्चेस बनती हैं. फर्दर इरोजन होने पर केव्स की रूफ भी टूट जाती है और सिर्फ वॉल बच जाती हैं जिनको स्टैक्स कहते हैं. एकदम सीधा रॉकी कोस्ट जो समुद्र के ठीक ऊपर वर्टिकली सी से मिल जाता है उसे सी क्लिफ कहते हैं. सी वेव्स अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को किनारों पर जमा करती रहती हैं और उससे बीचेस फॉर्म होते हैं. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस. ग्लेशियर्स भी लैंडस्केप को इरोड करते हैं. वो सॉइल और स्टोन को रिमूव कर देते हैं और नीचे जो रॉक्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं. ग्लेशियर्स वहां पर खाली जगह बना देते हैं. जब आइस मेल्ट होती है तो हॉलो स्पेस में पानी भर जाता है और माउंटेन्स में बहुत ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं. ग्लेशियर्स अपने साथ जो मटेरियल लेकर आते हैं, जैसे कि छोटी और बड़ी रॉक्स, सैंड और सिल्ट, वो जमा हो जाता है और ये सेडिमेंट्स जो ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं उन्हें मोरैन कहते हैं. मोरैन इज द सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय अ ग्लेशियर. डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन का काम विंड करती है. विंड डज द वर्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट में मशरूम की शेप की रॉक्स पाई जाती हैं जिन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं. विंड रॉक के नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्से के कंपैरिजन में ज्यादा काट देती है, इसलिए ऐसी रॉक्स का बेस तो नैरो होता है और टॉप काफी वाइड होता है. When the wind starts blowing, it takes sand along with it. जब विंड बहना बंद हो जाती है तो सैंड धीरे धीरे गिरने लगती है और वो लो हिल की शेप में जमा हो जाती है जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं. जब सैंड के दाने बहुत फाइन और बहुत लाइट होते हैं, सैंड के ग्रेन्स जब बहुत फाइन और लाइट होते हैं तो विंड उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर ले जा सकती है. जब ऐसी सैंड लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है तो उसे लोएस कहते हैं. चाइना में लोएस के लार्ज डिपॉजिट्स पाए जाते हैं.
Dear students, in this chapter we studied about how movements on earth cause changes. मुझे आशा है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Please provide your feedback through comments. Do hit the like button and share with your friends. Many thanks for watching.